वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमटेरिया चैनल पर हम राजस्व लेखपाल के बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के चैप्टर्स को अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण चैप्टर में हमने उपसर्ग तक को पढ़ा दिया है। आज हम प्रत्यय स्टार्ट करेंगे। अगर कॉमटेरिया चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और काफ़ी लोगों तक शेयर कीजिए, जो भी ज़रूरतमंद हो वहाँ तक शेयर कीजिए। कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल पर अब हम बिना समय गवाए प्रत्यय चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रत्यय में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय संबंधित प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। यूपीपीसीएस 2013 मेंस में जो क्वेश्चन आया है उसमें है प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है वाक्य के। तो बतंगर में अंगड़ प्रत्यय है, घुमंतु में अंतु प्रत्यय है, भनक में अक प्रत्यय है, बेलन में अन प्रत्यय है, झंझट में ट प्रत्यय है, चितेरा में एरा प्रत्यय है, अच्छाई में ई प्रत्यय है, नैतिक में क प्रत्यय है, मझला में ला प्रत्यय है, उड़ान में आन प्रत्यय है। यूपीपीसीएस मेंस 2002 में क्वेश्चन आया है। जड़िया में ईया प्रत्यय, बोली में बड़ी ई प्रत्यय, खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय, बुराई में बड़ी ई प्रत्यय और लड़कपन में पन प्रत्यय, गाने वाला में वाला प्रत्यय। इसके साथ ही साथ कतरनी में अनि प्रत्यय, गुणवान में वान प्रत्यय, गमनीय में ईय प्रत्यय, बंधुत्व में त्व प्रत्यय, सुंदरता में ता प्रत्यय, लघुत्तर में तर प्रत्यय, पुलवत में वत प्रत्यय। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में क्वेश्चन आए हैं। इसमें मिठाई में आई प्रत्यय, लुटेरा में एरा प्रत्यय, खंडहर में हर प्रत्यय, पथरीला में इला प्रत्यय, इकहरा में हरा प्रत्यय, हसोड़ में ओड़ प्रत्यय, बोली में ई प्रत्यय, देवरानी में आनी प्रत्यय, ठकुराइन में आइन प्रत्यय, रायता में ता प्रत्यय। यूपी लोअर 2002 में विशेष चयन मुक्त परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं। छलिया में ईया प्रत्यय, झूला में आ प्रत्यय, कथित में इत प्रत्यय, पठनी में ई प्रत्यय, कहानी में आनी प्रत्यय, धनाढ़ में आढ़ प्रत्यय, प्रभाकर में कर प्रत्यय, चर्मकार में कार प्रत्यय, स्वर्णकार में कार प्रत्यय। और उत्तराखंड 2002 मेंस में जो क्वेश्चंस आए उसमें सौम्यता में ता प्रत्यय, नगरी में ई प्रत्यय, लजीला में इला प्रत्यय, फेरी वाला में वाला प्रत्यय, सजावट में आवट प्रत्यय, उद्वारक में क प्रत्यय, एकत्र में त्र प्रत्यय, हंसिनी में नी प्रत्यय। उत्तराखंड 2004 मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं। पंडिताई में आई प्रत्यय, माधुर्य में य प्रत्यय, हानिकारक में क प्रत्यय, भारतीय में ई प्रत्यय, सहनशील में ल प्रत्यय, वर्तमान में आन प्रत्यय, सजावट में आवट प्रत्यय, वार्षिक में इक प्रत्यय। यूपीपीसीएस 2016 मेंस में जो क्वेश्चन आया। ठकुराइन में आइन प्रत्यय, लौकिक में एक प्रत्यय, लुटेरा में एरा प्रत्यय, बिस्वा में वा प्रत्यय, सुनहरा और एकहरा में हरा प्रत्यय। यूपीपीसीएस 2017 मेंस एग्जाम में आया है। निदेशक में अक प्रत्यय, बुद्धिमान में मान प्रत्यय, अंतिम में म प्रत्यय, कदाचित में चित प्रत्यय, कुतिया में ईया प्रत्यय, यद्यपि में अपी प्रत्यय। यूपीपीसीएस 2017 मेंस में आया क्वेश्चन है। सत्येतर में तर प्रत्यय, भूतनी में नी प्रत्यय, विप्र में प्र प्रत्यय, दयालु में आलू प्रत्यय, कृतघ्न में धन प्रत्यय। यूपीपीसीएस 2018 मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं। रात भर में भर प्रत्यय, प्रासंगिक में इक प्रत्यय, लड़ाई में आई प्रत्यय, 68 में अठ प्रत्यय, ठकुराइन में आइन प्रत्यय, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय। और अर्थ के अनुसार अगर देखें तो अर्थ के अनुसार विशेष प्रकार के वाक्यों की चर्चा करेंगे। अर्थानुसार वाक्य के निम्नलिखित 8 प्रकार के भेद होते हैं, जिसमें विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और विस्मयबोधक वाक्य। विधानार्थक वाक्य की चर्चा करेंगे जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, जैसे किशन लाल और रमेश चंद्र परीक्षा देने चले गए, तो ये है विधानार्थक वाक्य। अब निषेधार्थक वाक्य है जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध हो, जैसे कि मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता, तो ये निषेधार्थक वाक्य होगा। और आज्ञार्थक वाक्य होगा
जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश या आदेश देने का बोध हो, जैसे शीघ्र आओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, इस प्रकार से। और प्रश्नार्थक वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, जैसे वह कौन है, उसका क्या नाम है। और इसी प्रकार से इच्छार्थक वाक्य की चर्चा करेंगे तो जिस वाक्य से इच्छा या आशीष के भाव का बोध हो, जैसे दीर्घायु हो, धनवान बनो, इस प्रकार के बोध होते हैं। और संदेहार्थक वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य से संदेह का बोध हो, जैसे श्रुति मुझे भूल चुकी होगी, ये एक संदेहात्मक वाक्य है। और संकेतार्थक वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य से संकेत का बोध हो, जैसे कि यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूं, ये संकेतार्थक वाक्य होता है। विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य में जिस वाक्य में विस्मयादि के भाव प्रकट हो, जैसे आहा कैसा सुहाना मौसम है, ये विस्मय प्रकट करता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगाते हैं। और वाक्य रचना की हम बात करें तो वाक्य खंड में दो तरह के होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है या उद्देश्य जो कुछ कार्य करता है वह सब विधेय कहलाता है। अब हम वाक्य भेद की चर्चा करेंगे। वाक्य भेद में साधारण वाक्य, साधारण वाक्य जैसे बच्चा दूध पीता है, श्रेय गेंद से खेलता है, इस प्रकार का जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य यानी कर्ता और एक ही समापिका क्रिया हो वह साधारण वाक्य कहलाता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण आ सकते हैं, जैसे कि अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है, तो ये भी साधारण वाक्य है। अब हम चर्चा करेंगे संयुक्त वाक्य पे। जैसे ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी न उठ सका, तो ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। लेकिन दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक यानी कि पर, किंतु, या आदि ये इसी से जुड़ जाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। संयोजक संयुक्त वाक्य जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है, जैसे गीता गई और सीता आई, ये हो गया संयोजक संयुक्त वाक्य। और विभाजक संयुक्त वाक्य, जैसे कि विभाजक में जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है, जैसे कि वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। और विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य, जैसे जब दो बातों में से किसी एक को मंजूर करना होता है, या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा, तो ये होगा विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य। अब है परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है, जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा, ये परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य होगा। अब हम मिश्रित वाक्य के बारे में चर्चा करते हैं। मिश्रित वाक्य क्या होता है? जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, ऐसे रचित वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। विशेषता क्या है कि एक मुख्य उपवाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। जैसे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है, इस प्रकार से। अब इसके जो आश्रित वाक्य की बात करें तो आश्रित वाक्य में संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तो वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, यहाँ की मैं कभी ना आऊँ, यह संज्ञा उपवाक्य। और विशेषण उपवाक्य की चर्चा करें तो जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है, यहाँ जो घड़ी मेज पर रखी है यह विशेषण उपवाक्य है। और क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बदलाता है तो वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था,
यहाँ जब वह मेरे पास आया, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, स्वरयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षर होते हैं। स्वरयुक्त व्यंजन होते हैं अक्षर। और निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 8 भेद होते हैं। किताब घर कैसा शब्द है? किताब घर संकर शब्द है। शब्द के कितने भेद में? 8 भेदों को मैं बताता हूँ। प्रायः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जो वाक्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य होते हैं विधानार्थक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक और संकेतार्थक और विस्मयादि बोधक वाक्य। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। और शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। और किताब घर कैसा शब्द है? संकर शब्द है। तहसीलदार कैसा शब्द है? ये संकर शब्द है। खन खन कैसा शब्द है? तो ध्वन्यात्मक है। रिक्शा संबंधित है, जापानी भाषा है। री आधा क बड़ा वाला श पे आ की मात्रा। और बेगम, दरोगा, चाकू ये सब तुर्की भाषा से संबंधित है। और हिमालय कैसा शब्द है? तो हिमालय यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पंचानन, रावण कैसा शब्द है? तो ये समासरूढ़ शब्द है। अत्यंत और निर्वाह में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है? तो इसमें अति और निर। अति अत्यंत का अति और निर्वाह में निरुपसर्ग। अध्यक्ष और 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है? तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग और 29 में उन उपसर्ग। उपसर्गों की संख्या है 3 और संस्कृत के उपसर्ग हैं 22, हिंदी के उपसर्ग हैं 10, उर्दू के उपसर्ग हैं 19। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है यानी बाद में या पीछे या साथ। सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, सुंदर या सहज। बा संबंधित है उर्दू उपसर्ग से। अध उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। लुटेरा, ठकुराइन ये सब प्रत्यय है इसमें। लुटेरा में एरा प्रत्यय, ठकुराइन में आइन प्रत्यय है। और जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय होते हैं। जिस प्रत्यय में बने शब्दों से कर्ता को बोध हो वे कृतवाचक कृदंत कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। और जिससे समता का बोध हो वे सादृश्यवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग के और कौन कौन से नाम हैं? आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय ये सब उपसर्ग के अन्य नाम हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं? बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा। और अपत्यवाचक और संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? मानव, दानव, यादव ये सब। कृतवाचक प्रत्यय में जैसे पढ़ने वाला, दिखने वाला, लड़ाका ये सब कृतवाचक प्रत्यय है। और कृतवाचक तद्धित में सुनार, लुहार, कहार, चमार, मसालची ये सब कृतवाचक तद्धित है। और अगर हम मिलनसार में बात करें प्रत्यय की तो सार प्रत्यय है इकसार में। और चालबाज में बात करें प्रत्यय की तो बाज प्रत्यय है। और मेजपोश में अगर प्रत्यय की बात करें तो पोष प्रत्यय है। अर्थानुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए तो वो विधानार्थक वाक्य होता है। और जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो प्रश्नार्थक वाक्य होता है। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो तो संकेतार्थक वाक्य होता है। वाह क्या सुंदर दृश्य है, कैसा वाक्य है? तो विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मय प्रकट कर रहे हैं। वाक्य के प्रमुख खंड 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इनसे मिलकर ही वाक्य बनता है। यही मेन प्रॉपर्टी वाक्य की, उद्देश्य और विधेय। रचनानुसार वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पूजा गाना गा रही है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो पूजा गाना गा रही है साधारण वाक्य है। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, ये 2 तरह के वाक्य थे, संयुक्त वाक्य हो गए, जोड़ा गया है 2 वाक्य को। और जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है, तो ये विशेषण उपवाक्य होगा। जो, जब जब, की, इसलिए, पर और तथा, ये सारे शब्द जो, जब जब, की,
इसलिए, पर, तथा ये सब संयोजक शब्द है, ये संयोजित करते हैं वाक्यों को। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब शब्द हैं, विकारी शब्द नहीं है। और समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द ये सब अविकारी शब्द हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और अविकारी में समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। और शब्द भाषा की कैसी इकाई है? तो स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के 2 प्रकार होते हैं। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण हमने प्रत्यय, अर्थ और वाक्य रचना, इसके पहले हमने उपसर्ग को भी पढ़ा था। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को समाप्त कर लिया। अब हम संज्ञा, शब्द, रूप, लिंग, वचन, कारक और परसर्ग के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य एक संज्ञा है, मूर्खता एक संज्ञा है, राम एक संज्ञा है, सेना एक संज्ञा है। संज्ञा के कार्य क्या होते हैं? व्यक्तियों, नदियों, पहाड़ों, राज्यों, देशों, महादेशों, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, ग्रह नक्षत्रों, दिनों, महीनों आदि के नामों का बोध कराना। जैसे बलराम, गंगा, विंध्याचल, बिहार, रूस, एशिया, कामायनी और चंदा मामा, ये सारे संज्ञा हैं। और पशुओं, पक्षियों, मिठाइयों, सवारियों आदि के नाम का बोध कराना। गाय, कबूतर, जलेबी, साइकिल, ये सब संज्ञा है। जैसे और समूह का बोध कराना, जैसे झुंड, सेना, ये भी संज्ञा है। किसी धातु या द्रव्य का बोध कराना, जैसे सोना, चांदी, घी, ये सब भी संज्ञा है। और व्यक्ति पदार्थों के भाव, धर्म, गुण आदि का बोध कराना, जैसे दया, कृपा, मित्रता, उष्णता, चतुराई, ये सारे संज्ञा है। संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद अनेकों आधार पर किए जाते हैं। सबसे पहले वस्तु की जीवंतता, आजीवंतता के आधार पर प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा के रूप में किया जा सकता है। लड़का, घोड़ा, पक्षी, ये सब जीवन है, ये चल फिर सकते हैं, इन्हें प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। पेड़, ईंट, दीवार जीवन नहीं है, ये नहीं चल सकते हैं, न बोल सकते, इसलिए इन्हें अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा जो वर्गीकरण करता है वो आम को हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, लेकिन दूध को हम नहीं गिन सकते हैं, केवल उसको माप सकते हैं। तो प्रेम, घृणा आदि की भी गिनती नहीं हो सकती। ऐसा संज्ञा के भेद हुए गणनीय और अगणनीय। गणनीय में एक वचन, बहुवचन दोनों रूप और एक जातिवाचक होती है। और अगणनीय में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक होता है। और तीसरे तरह से अगर वर्गीकरण करें तो व्युत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इस प्रकार से हम गणना कर सकते हैं। तो रूढ़ कैसा होता है? ऐसी संज्ञा जिनके खंड निरर्थक होते हैं। जैसे आम, आ और म अलग अलग कर दें तो इनका कुछ भी अर्थ नहीं, लेकिन हाथ, पैर, पैर, मुंह आदि रूढ़ संज्ञा के उदाहरण। और यौगिक की बात करें, इसके खंड सार्थक होते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई घर के 2 खंड, जैसे रसोई और घर, दोनों खंड सार्थक हैं। पाठशाला, विद्यार्थी, पुस्तकालय, हिमालय, ये यौगिक संज्ञा के उदाहरण है। और योग ऋण क्या है? ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हो परंतु जिनका अर्थ खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न हो। जैसे पंकज के दोनों खंड में पंख और ज सार्थक है। पंख का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ है जन्मा हुआ, तो किंतु पंकज का अर्थ होता है कमल, न कि कीचड़ से जन्मा हुआ। और वर्गीकरण के क्या प्रकार हो सकते हैं? किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर किया जाता है, परंपरागत तरीके से। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होते हैं व्यक्तियों के अपने नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, समुद्र के नाम, पहाड़ के नाम, गांव के नाम, नगर के नाम, सड़क, दुकान, प्रकाशन आदि के नाम, महादेशों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, पुस्तकों के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम, त्योहारों, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, ग्रह नक्षत्र के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम। और फिर जातिवाचक संज्ञा होता है, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य। और गाय किसी गाय को नहीं कहते हैं, यह संपूर्ण गो जाति के लिए प्रयुक्त होता है। मनुष्य शब्द किसी व्यक्ति के नाम को सूचित न कर पूरी मानव जाति का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा में ये समाविष्ट होते हैं पशुओं, पक्षियों, कीट पतंगों के नाम या फलों, सब्जियों, फूलों के नाम, पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि के सामान
अन्न, मसाले, मिठाई पदार्थों के नाम, विभिन्न सामग्रियों के नाम, सवारियों के नाम, संबंधियों के नाम, व्यावसायिक पदों और पदाधिकारियों के नाम। इस प्रकार से ये सभी जातिवाचक संज्ञाओं में। और इसमें समूहवाचक संज्ञा में समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, जैसे गिरोह, झब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना। ये किसी व्यक्ति या वस्तु को बोध न कराकर अनेक का, उनके समूह का बोध कराते हैं। इसके बाद होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक किसी धातु द्रव्य का बोध करती है, जैसे घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना। द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में कोई अंतर नहीं होता, और जबकि जातिवाचक के पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। एक टुकड़ा सोना भी सोना है और एक बड़ा खंड भी सोना है। एक बूंद घी भी घी है और 1 किलो घी भी घी है। लेकिन एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे, उसे लकड़ी, सिल्ली, टहनी, डाली ऐसे नाम से कहेंगे। और द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि संज्ञा के समूहवाचक और द्रव्यवाचक दो अलग अलग भेद मानने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन दोनों का समाहार जातिवाचक संज्ञा में ही कर दिया है। अब हम जानते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म गुण को बोध कराती है, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता। भाववाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं, जैसे गुण है किसी का, कोई भाव है, कोई अवस्था है, माप है, क्रिया है, गति है, स्वाद है। अमूर्त भावनाएं हैं, जैसे कि गुण में कुशाग्रता है, चतुराई है, सौंदर्य है। भाव में कृपणता है, मित्रता, शत्रुता है। अवस्था में जवानी, बचपन, बुढ़ापा। माप में ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई। क्रिया में दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई। गति में फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती। या स्वाद में देखें तो कड़वापन, कसैलापन, तितास, मिठास। अमूर्त भावनाएं जैसे करुणा, क्षोभ, दया आदि। आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, उसके पहले हमने प्रत्यय के बारे में पूरा अवलोकन किया और वाक्य रचना के बारे में पढ़ा। बहुत ही रोमांचक चैप्टर में आज हमने राजस्व लेखपाल के हिंदी व्याकरण के बहुत ही सूक्ष्म पहलुओं पर चर्चा की। इसी तरह बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। कॉम्पिटेटिव चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। फिर अगले रोमांचक वीडियो के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय मां गंगा, हर हर महादेव।